हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। यह है फर्स्ट चैप्टर। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ठीक है, मतलब फंडामेंटल चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। फंडामेंटल मतलब हम लोग को ये चीज़ तो एकदम जानना ही जानना चाहिए, जो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए शुरुआती चैप्टर्स में ही दे दिया है। ठीक है, पहला ही चैप्टर में ये दे दिया है कि फंडामेंटल्स सबको पढ़ लेना है, उसके बाद ही आगे आप एडमिशन ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें फर्स्ट में देख सकते हैं कि क्या है इसमें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि डेफिनेशन एंड मेन फीचर ऑफ पार्टनरशिप, मतलब डेफिनेशन क्या है, लॉ के हिसाब से डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और उसका मेन फीचर्स क्या होता है। पार्टनरशिप में आने के बाद कुछ तो फीचर होता होगा, तभी लोग पार्टनरशिप में आते हैं, नहीं तो अकेले क्यों काम करेंगे। तीसरा है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप क्या समझते हैं इससे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ये कंपलसरी होता है या नहीं होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे कि इसका मेथड्स क्या होता है। अब इसमें भी दो मेथड बताया, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, एक फिक्स्ड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये तो बस ओवरव्यू है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब इस फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो कैपिटल होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब पूरा जो अकाउंटिंग पीरियड है, पूरा अकाउंटिंग पीरियड में जो कैपिटल होता है वो फिक्स्ड होता है। और बीच में जो भी इंटरेस्ट होता है जो पार्टनर्स को दिया जाता है, चाहे ड्राइंग्स में जो इंटरेस्ट पार्टनर्स देता है, तो बीच में जो भी करेंट में एक्टिविटीज़ होता है वो करेंट अकाउंट में चला जाता है। तो यहाँ पर फिक्स्ड में ध्यान रखना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो कैपिटल होता है वो पूरा पीरियड में फिक्स्ड होता है। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि कैपिटल जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है टाइम टू टाइम, वो फिक्स नहीं रहता, सेम नहीं रहता है पूरे पीरियड में। ठीक है, अगला है डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होते हैं उसमें प्रॉफिट का डिवीज़न किस तरह से होता है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, क्या होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आप लोगों के लिए न्यू होगा, जो आप लोग 11th में नहीं जानते होंगे, या कहीं कहीं अगर ज़्यादा डीप पढ़े होंगे तो थोड़ा आपको पता होगा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो ये एक तरह से पी एंड एल अकाउंट ही होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो काफ़ी अलग होता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो शेयर से रिलेटेड होता है, पार्टनर का शेयर से रिलेटेड। ठीक है, चाहे जहाँ भी शेयर का नाम आएगा वो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाता है। और जो पी एंड एल में नहीं जाता है वही एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। जो एप्रोप्रिएशन में आ गया वो पी एंड एल में नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे पार्टनर से रिलेटेड क्या हो गया, पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट हो गया, पार्टनर से रिलेटेड प्रॉफिट हो गया, जो पार्टनर से बढ़ता है वो सब जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पहले क्या होता था, जब सिंगल पार्टनर एक ही रहता था, सोल ट्रेडर्स चलता था, तो वहाँ जो नेट प्रॉफिट होता था वो सीधा कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में हम लोग जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर अगर दो तीन पार्टनर्स आ जाता है तो वो नेट प्रॉफिट को पहले आपको बांटना पड़ेगा। तो जो नेट प्रॉफिट आता है पी एंड एल अकाउंट में, वो पी एंड एल अकाउंट से वो अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और वो अमाउंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, और फिर जितना भी पार्टनर्स होता है वो लोग में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बटता है सारा प्रॉफिट। समझ में आया? तो जो भी प्रॉफिट होता है पार्टनर्स का वो कहाँ बढ़ता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा कर के बढ़ता है।
इसीलिए नेट प्रॉफिट को पहले हमको इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, फिर इस अकाउंट से सारा कैपिटल बढ़ जाता है जो भी पार्टनर्स होता है वो लोग में। आगे है पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, कि मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा पार्टनर को, कि वो कैपिटल जितना लगाया उसके हिसाब से मिलेगा या फिर जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से मिलेगा, या फिर मिनिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम मेन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जैसा कि अभी आप ओवरव्यू देख ही चुके हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव हम आपको समझा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर क्या था, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेचर क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का। और उससे पहले हम लोग को ये जानना है कि क्यों लोग पार्टनरशिप में आते हैं, क्यों नहीं अकेले अपना बिजनेस संभालते हैं, क्या ज़रूरत है पार्टनरशिप में आने का। तो फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं कि कुछ लिमिटेशंस होता है। ठीक है, जो सोल ट्रेडर होते हैं उनके लिए कुछ लिमिटेशन होता है, मतलब अकेला इंसान कितना काम करेगा। ठीक है, जो स्किल्स होता है उसका वो लिमिटेड होता है। ठीक है, जो उसका पावर होता है, जो एरिया होता है उसका वो लिमिटेड होता है। ठीक है, ज़्यादा वाइडर एरिया में वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड नंबर उसमें ये है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जो सिंगल पर्सन लगाएगा, 2 पर्सन लगाएगा, 3 पर्सन लगाएगा, तो उसमें फ़र्क नहीं होगा। जब सिंगल ट्रेडर एक अकेला पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना कैपिटल लगा रहा है, तो उसमें कैपिटल मतलब पूंजी कम होगा बिजनेस में। और जब 2 लोग मिल करके पार्टनरशिप में आ करके फर्म में काम कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल बढ़ जाएगा, 2 लोग का कैपिटल लग जाएगा। जहाँ पहले 50,000 एक पर्सन का कैपिटल था, अभी 1 लाख एक और ले आया तो 1.5 लाख हो गया। तो इससे क्या हुआ कि फ़ायदा होता है, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तीसरा नंबर रिस्क होता है। ठीक है, एक सिंगल पर्सन जब रहेगा तो उसमें रिस्क होता है। अगर लॉस में जाता है कंपनी या फिर फर्म जो भी है, अगर लॉस में जाता है तो फिर लॉस को अकेले बियर करना पड़ेगा उस पर्सन को, अगर सोल ट्रेडर है। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप में होते हैं तो वो रिस्क बढ़ जाता है, जो लॉस होता है वो आधा आधा बांटना पड़ता है सब में, शेयर में बढ़ जाता है लॉस, किसी एक पर्सन को पे अकेले भार नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिस्क में भी काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। अगला है मैंस स्किल, जो स्किल होता है वो एक अकेला पर्सन का, 2 पर्सन का, 3 पर्सन का, 4 पर्सन का, इस तरह से कंबाइन लोगों का स्किल हो जाता है, तो जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बढ़ जाता है किसी भी काम का। तो ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अकेला आदमी पहले जो काम कर रहा था तो उसमें जो स्किल था, और अभी जो 2 आदमी मिल करके चाहे 3 आदमी मिल करके जो काम कर रहे हैं तो उसमें जो स्किल्स है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है और कंबाइन स्किल लग रहा है, तो इससे क्या होगा, बिजनेस में फ़ायदा होगा ही होगा। कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाता है, पहले एक सिंगल पर्सन कंट्रोल कर रहा था बिजनेस को, तो उसका जो एरिया था वो लिमिटेड था, वो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जाकर के एक एक्सटेंट में जाके उसका कंट्रोलिंग पावर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जहाँ 2 पर्सन मिल जाते हैं, पार्टनरशिप में आ जाता है, 3 पर्सन आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाता है, वो लोग वाइडर एरिया कवर करते हैं। ठीक है, और इससे बिजनेस में भी फ़ायदा होता है। तो ये सारा रीज़न है जिसके कारण एग्रीमेंट होता है टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। ठीक है, यही सारा रीज़न है जिसके कारण पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट होने के बाद आपस में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और फेथ होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप रहेगा, ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट करेगा। म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ समझ सकते हैं कि भरोसा, ऑनेस्टी होना चाहिए। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑनेस्टी तो काफ़ी मायने रखता है।
एक्यूरेसी जो आप फिगर्स उसमें मेंटेन कर रहे हैं, जो फिगर्स का एंट्री कर रहे हैं, वो उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए। सारे पार्टनर्स को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, अगला पर्सन अगर जो डेटा एंट्री कर रहा है वो एक्यूरेट कर रहा है, वो ऑनेस्ट है, इक्विटेबल मैनर, सब बराबर मैनर में काम कर रहे हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पर्सन अगर एंट्री डालता है तो वो गलत डालता है, तीसरा सही डालता है, दूसरा ना सही डालता है ना गलत, वो मिस रिप्रेजेंट कर देता है। तो इक्विटेबल मैनर होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन भी जानना ज़रूरी है कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है। तो सेक्शन 4 डिफाइन करता है इसको। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक्ट 1932। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप को डिफाइन किया, तो वो डेफिनेशन क्या है हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। डेफिनेशन देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब आप तोड़ तोड़ करके समझिए कि क्या बोल रहा है। पार्टनरशिप एक संबंध है जिसमें पर्सन्स, दो या दो से अधिक पर्सन एग्री करते हैं कि वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, जो भी बिजनेस से प्रॉफिट आएगा। ठीक है, बिजनेस तो सब मिलकर चला रहे हैं, और सब मिलकर को जो चला रहे हैं, चाहे कोई भी चला रहा है, एक या दो, लेकिन पार्टनर तो है। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप में आ जाते हैं दो तीन लोग, लेकिन जो नहीं चाहते हैं वो घर में ही रहते हैं, चाहे कोई और काम में रहते हैं, और बिजनेस चलाने वाला एक एक पर्सन होता है, दो पर्सन होता है, तीसरा पर्सन घर पे बैठता है, लेकिन वो कैपिटल लगाया है इसलिए वो पार्टनर है। तो पार्टनर है तो फिर क्या उसको हम लोग प्रॉफिट का शेयर नहीं देंगे? वो घर में बैठा हुआ इसलिए प्रॉफिट का शेयर नहीं देंगे, कैपिटल तो लगाया है। इसीलिए ये डेफिनेशन में आपको बता दिया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ये एक ऐसा संबंध है जिसमें दो पर्सन, चाहे दो से अधिक पर्सन एग्री करते हैं कि वो अपना शेयर जो होगा प्रॉफिट का वो आपस में बांटेंगे। ठीक है, अब चाहे तो वो बिजनेस सारे लोग मिलकर चला रहे हों, चाहे तो कोई एक चला रहा हो, चाहे दो चला रहा होगा, चाहे आधे लोग मिलकर चला रहे हैं, बाकी सब घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट बांटना है। ठीक है, वो लोग एग्री कर चुके हैं कि वो लोग अपना प्रॉफिट का शेयर बांटेंगे। एग्री कर चुके हैं कि वो लोग अपना प्रॉफिट का शेयर बांटेंगे। ठीक है, जो भी बिजनेस से आएगा। ठीक है, अब वो बिजनेस सब मिलकर चला रहे हों, चाहे तो कुछ लोग मिलकर चला रहे हैं, एक एक पर्सन, दो पर्सन। ठीक है, पार्टनर 5 हैं, दो ही पर्सन चला रहे हैं, तो फिर पांचों को तो प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, 100% मिलेगा। कैपिटल तो लगाए हैं, वो लोग पार्टनर हैं, पार्टनर है तो मिलेगा ही।
तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, आप लोग फिर से इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। अब ऑब्जेक्टिव का तीसरा पॉइंट में हम लोग आते हैं कि तीसरा पॉइंट में क्या था। हम लोग 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब क्या पढ़ना है, फीचर्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, आप फीचर्स लिखिए, एलिमेंट्स लिखिए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। इसका क्या है, पार्टनरशिप का फीचर क्या है, एलिमेंट्स क्या है मेन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम लोग पहला नंबर में इसमें ये पढ़ेंगे कि इसमें चाहे दो से अधिक पर्सन होते हैं, 2 or more persons। ठीक है, कम से कम 2 या फिर 2 से ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन नहीं किया है। पार्टनरशिप एक्ट हम इसको लिख दे रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट याद रखिएगा कि पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई नहीं करता है। ठीक है, डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, लेकिन बट, ठीक है, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट, या लिखिए बट द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट करता है नंबर्स को, चाहे नंबर ऑफ जो पार्टनर है उसको 100 तक में रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 restricts it up to 100। ध्यान दीजिएगा कि इसका फर्स्ट फीचर क्या है, 2 या 2 से अधिक पर्सन, मिनिमम तो 2 होना चाहिए। 2 से कम होगा तो वो तो सोल ट्रेडर हो जाएगा, एक ही आ जाएगा, एक तो सोल ट्रेडर होता है। ठीक है, तो 2 होना चाहिए या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन ही नहीं किया कि मैक्सिमम कितना नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लिख दिया, ज़्यादा मतलब तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो कितना भी हम लोग समझेंगे तो पार्टनरशिप एक्ट में तो वो डिफाइन ही नहीं किया है। ठीक है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा, लेकिन जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें डिफाइन किया है कि इसमें मैक्सिमम कितना 100 होना चाहिए, मैक्सिमम 100 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब दूसरा नंबर हम लोग को पढ़ना है कि दूसरा फीचर क्या होता है। दूसरा फीचर एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप भी नहीं होगा, पार्टनरशिप ही तो रिजल्ट है एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट हुआ तो पार्टनरशिप हुआ। और एक बात याद रखना है कि ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से पार्टनरशिप नहीं हो सकता। मतलब आप किसी अपने दोस्त को, कोई फैमिली मेम्बर को अपने बिजनेस पे रख लेते हैं, एज अ पार्टनर वो काम कर रहा है, लेकिन आप ना ही एग्रीमेंट किए हैं ओरली, ना ही उससे रिटर्न में एग्रीमेंट किए हैं, तो वो पार्टनरशिप में नहीं आता है और किसी भी तरह का राइट और
ऑब्लिगेशंस आप उस पर ना लगा सकते हैं, ना ही वो आपसे अपना राइट का कुछ डिमांड कर सकता है। तो एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और बाई लॉ ये नहीं हो सकता है कि वो आपका पार्टनर है। अगर आपके यहाँ काम करता है तो उसे कोई मतलब नहीं है, उसका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। ना ही ओरली एग्रीमेंट हुआ है, ना ही रिटन एग्रीमेंट हुआ है, तो फिर कैसे कोई मान लेगा कि ये एग्रीमेंट हुआ और पार्टनरशिप में आप लोग एंटर किए हैं। तो हम लोग इसमें यही चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ऑपरेशन ऑफ लॉ इसमें अलाउ नहीं करता है कि कोई आपका पार्टनर है। बिना एग्रीमेंट का कोई पार्टनर नहीं हो सकता। इसमें एक्सेप्शन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, ये बाद में आप पढ़ेंगे, अभी बस हम बता दिए कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्सेप्शन में आता है, जो ऑपरेशन ऑफ लॉ के हिसाब से, मतलब बाय लॉ वो पार्टनर या फिर जो बेनिफिशियरी होता है वो बेनिफिशियरी में आ जाता है, जिसमें उसमें एग्रीमेंट का ज़रूरत भी नहीं होता है। मान लीजिए कि आप अपने फादर को बोलते हैं या आपका कोई सन होता है, आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट का ज़रूरत है क्या कि आप लोग दोनों में रिलेशन है फादर और सन का? एग्रीमेंट का यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। जो भी आपका प्रॉपर्टी होगा वो आपके सन को ही जाएगा, और वो बाई लॉ होता है। ठीक है। और ये हम लोग इसमें ये भी देख लिए कि या तो ये आइदर ओरली होगा जो एग्रीमेंट होता है, या तो ओरली और रिटन में भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। और एग्रीमेंट से क्या हो जाता है कि म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज टू द पार्टनर मिल जाता है। ठीक है, इससे पार्टनर्स को क्या होता है कि म्यूचुअल राइट्स मिल जाता है, और उससे उसका ड्यूटीज का भी पता चलता है। ठीक है, दूसरा नंबर ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब अगला हम लोग फीचर पढ़ रहे हैं। तीसरा फीचर क्या आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट। इसमें हम लोग देखेंगे जो पार्टनरशिप होता है वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ, इसका पर्पस क्या होना चाहिए? फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। ठीक है, जो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। पार्टनरशिप क्यों बना, क्या रीज़न है? पार्टनरशिप बनने का यही इंटेंशन और उसका पर्पस या रीज़न यही होना चाहिए कि बिजनेस को चलाने के लिए और फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, लाभ कमाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए और लाभ कमाने के लिए, यही दो कारण से लोग पार्टनरशिप में आते हैं। बस ये दो कारण होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए। और क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी लीगल। ठीक है, आप इसको नोट में लिख सकते हैं। इट मस्ट बी लीगल। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं सो लीगल होना चाहिए। ठीक है, लीगल होगा तभी आप बिजनेस चला सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, एक बात आपको इसमें याद रखना है कि जो जॉइंट ओनरशिप होता है, जॉइंट ओनरशिप मतलब किसी एक प्रॉपर्टी में दो लोग ओनर है। ठीक है, कोई ज़मीन खरीदे है तो उसमें दो लोग ओनर है,
और दो लोग ओनर है तो उसको हम लोग पार्टनरशिप में नहीं देख सकते, वो लोग पार्टनर्स नहीं है, वो लोग ओनर है, इसलिए वो पार्टनरशिप में कवर नहीं होता है। जॉइंट ओनरशिप इज नॉट अ पार्टनरशिप। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि जॉइंट ओनरशिप पार्टनरशिप में नहीं आता है। हम लोग चौथा देखते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अब जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में तो लिखना ही चाहिए कि आपस में जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, और जो भी चैरिटेबल एक्टिविटी होता है वो पार्टनरशिप में नहीं आता है, ये भी याद रखिएगा कि चैरिटेबल एक्टिविटी इज नॉट अ पार्टनरशिप। और जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस में उसमें पार्टनर्स को राइट होना चाहिए कि वो अपना प्रॉफिट का मांग कर सके। ठीक है, पार्टनर्स हैव राइट फॉर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस हमेशा वो प्रॉफिट के लिए ही मांग करे। अगर लॉस होता है तो उसके लिए भी वो बराबर हकदार होता है उसके शेयर का। ठीक है, लॉस होगा तब भी जिस तरह से प्रॉफिट बढ़ रहा था उस तरह से लॉस भी बढ़ेगा। ठीक है, और सबको इसके लिए मानना पड़ेगा, सबको एग्री करना पड़ेगा कि लॉस भी सारा पार्टनर में बटे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब आप लोग बोलिए कि ये पार्टनरशिप में प्रिंसिपल और एजेंट कहाँ से आ गया। एजेंट मतलब समझते हैं जो काम करता है आपके लिए, आप मालिक हैं और आपने एजेंट हायर किया है कि मेरा ये गुड्स है इसको तुमको सेल करना है। तो एजेंट को हम लोग इसलिए हायर करते हैं ताकि जो काम हम नहीं कर पा रहे वो उससे करवाएंगे। ठीक है, चाहे तो हम जिस जगह नहीं जा पा रहे उस जगह जा कर के उससे काम करवाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन हो गया फर्म के लिए। ठीक है, तो जो पार्टनर्स होता है वो एजेंट होता है, जो पार्टनर्स है एजेंट है, और जो फर्म है जिसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, प्रिंसिपल है, फर्म प्रिंसिपल। और जो पार्टनर्स इसमें काम करते हैं वो एजेंट है, एजेंट जो इस फर्म का ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इस फर्म के लिए ये काम करे तो इसलिए इसको एजेंट कहेंगे और ये इसको प्रिंसिपल कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6। नंबर 6 में है बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। बिजनेस या तो जितने भी पार्टनर्स हैं सबके द्वारा चलाया जाएगा, या तो फिर कोई पार्टनर होगा जो एक्ट कर रहा है कि ये सारे पार्टनर्स के बदले वही बिजनेस चला रहा है। ठीक है, मतलब बाकी पार्टनर्स अगर नहीं बिजनेस चला रहे, वो बस कैपिटल लगाए हैं, एग्रीमेंट में पार्टनर हैं, तो फिर
जो पार्टनर एक्टिवली इस बिजनेस में काम कर रहा है वही बाकी सब पार्टनर के बदले भी काम करेगा, और ये डीम्ड मान लिया जाएगा कि सारे पार्टनर्स का काम हो रहा है, और सारे पार्टनर्स बाउंड है। जो भी एक्ट होता है, जो भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर अगर सारे पार्टनर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो फिर जो पार्टनर एक्टिव है उस बिजनेस में जो काम कर रहा है बस वही उसमें पार्टिसिपेट लेगा, तब भी माना जाएगा कि सारे पार्टनर्स उसमें पार्टिसिपेट ले चुके हैं। और ये ऊपर में हम लोग जितने भी पॉइंट्स पढ़े, जितने भी फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो देख रहे थे, 1 2 3 4 5 6, ये सारे होने चाहिए तभी ये पार्टनरशिप में आएंगे। मतलब पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट करेगा, पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये 6 पॉइंट पूरे कवर होंगे। जैसे कि पहला पॉइंट, दो टू और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक पर्सन होने चाहिए। दूसरा नंबर एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और बिजनेस के लिए हम लोग पार्टनरशिप में एंटर किए हैं। अगला पढ़े थे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और राइट्स होता है कि अगर प्रॉफिट आपका राइट है प्रॉफिट के लिए डिमांड करना, तो फिर लॉस को भी आप ही को बियर करना पड़ेगा। अगला नंबर रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट हम लोग पढ़ लिए कि फर्म क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और पार्टनर्स क्या होता है, एजेंट होते हैं। अगला पढ़े कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब सारे पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस चलाया जाता है, चाहे तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, कोई भी एक जो कि बाकी सब के बदले काम कर रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, और ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट तभी होगा जब ये सारे एलिमेंट्स वहाँ मौजूद होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग चाहें तो ये बात लिख देते हैं, इन एब्सेंस ऑफ above features, partnership cannot come in existence। ये याद रखेंगे। ठीक है, अब हम तो अगला पढ़ रहे हैं कि राइट्स ऑफ अ पार्टनर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी पार्टनर, मतलब जितना भी पार्टनर है सबको राइट है कि वो प्रॉफिट और लॉस को जो एग्रीड रेशियो है उसमें शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस शेयर्ड इन एग्रीड रेशियो। पहला राइट ये है कि जो भी एग्री रेशियो किया में है, जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसमें सारे पार्टनर्स एग्री किए कि इस रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाएगा, लॉस भी बांटा जाएगा। तो फिर ये आपका राइट है कि बाद में कोई पीछे हटे तो आप ये एग्रीमेंट दिखाएं और अपने राइट के बारे में बताएं कि आपका ये राइट बनता है। एवरी पार्टनर्स, इसमें दूसरा पॉइंट में क्या है कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यहाँ ऊपर में हम एवरी पार्टनर लिख ही देते हैं, एवरी पार्टनर, जो कि सब में आएगा। ये सारे पॉइंट में पहले आएगा एवरी पार्टनर। तो एवरी पार्टनर टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर भी एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो। थर्ड
अगर आप नया पार्टनर्स को लाना चाहते हैं तो आप उसको अलाउ करें कि डिसअलाउ करें, ये भी राइट है आपका। सारे पार्टनर्स का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए नए पार्टनर्स का एडमिशन के लिए, ठीक है। और जॉइंट एवरी पार्टनर एज द जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। और भी बहुत सारे राइट्स है, और भी बहुत सारे राइट्स है जो आप बुक से प्रेफर कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।